क्या हाल चाल है? बढ़िया है? मजे में है? पढ़ते लिखते हैं ना मन से? हाँ, पढ़िए लिखिए मन से। आ जाइए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू कर दिए ना। और जो दूसरा चैप्टर शुरू किए हैं वह दूसरा चैप्टर है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। और जानते हैं ये जो चैप्टर है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ये एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे मध्यकाल में आप पढ़ेंगे। पूरे मध्यकाल में इन चैप्टरों का चर्चा होगा, समझ गए? और इसमें जो साहित्य है, साहित्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं मेरे ख्याल से ना, साहित्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, पिछले क्लास में जो पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, पैर पढ़ के, जिनसे उठा करके पूछेंगे वही प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ठीक है? रिक्वेस्ट है आपसे, बात मानिए आप मेरा, ठीक है? चलिए टोपी खड़ा हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बोलिए आप। अलबरूनी, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। चलिए, ए टोपी, ए ब्लैक टोपी, ब्लैक, हाँ खड़ा हो जाइए, हाँ खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बोलिए आप। अबू रेहान, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। चलिए, रेड शर्ट, रेड शर्ट, हाँ खड़ा हो जाइए। रेड शर्ट, रेड शर्ट, हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्या? बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। खड़ा हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। इल्तुतमिश, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। खड़ा हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। किताबुल हिंद, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। चलिए लड़की, ए खड़ा हो जाइए, हाँ खड़ा होइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। बोलिए। क्या? इल्तुतमिश, अच्छा, दिमाग है इसको? थोड़ा सा भी अगर ये लड़की पढ़ती घर पे जाकर के, पेज में आंसर छिपा हुआ है, आंसर ना है नीचे में, भी उत्तर होगा, होगा ना जी? मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये लड़की नहीं दे पा रही है, ये चीज क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि पढ़ती लिखती नहीं है। पढ़ते लिखते हैं? झूठ बोलिए, मारेंगे एक चट, सही है बोल दीजिएगा तुरंत। सब पढ़ते लिखते हैं? घर पे जाकर के रिवीजन किए थे? यानी लास्ट क्लास मंगलवार को मेरा हुआ था, मंगलवार और आज बृहस्पतिवार है। मंगलवार और बृहस्पतिवार के बीच में जो हम पढ़ाए हैं आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मंगलवार को जो पढ़ाए थे, आप क्लास आए थे? हाँ, तो आप पढ़े हैं। लास्ट क्लास मेरा और आज के क्लास दोनों के बीच में ये चीज आप पढ़े हैं घर पे? बोलिए मम्मी कसम पढ़े हैं, बोलिए मम्मी कसम पढ़े हैं। पढ़े थे? बार बार मिस्टेक हो जा रहा है, बैठ जाइए। ए लड़की, ए व्हाइट टी शर्ट, खड़ा हो जाइए, हाँ। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। पढ़े हैं? पढ़े हैं तो बताइए ना, जवाब दीजिए ना। ए लड़का, खड़ा हो जाइए, बताइए 15 का आंसर। जियाउद्दीन बर्नी। ये कैसे जवाब दे दिया? आप काहे नहीं दिए? एक चाट मरवाएंगे, इससे गाले लाल हो जाएगा। बैठिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर। याहिया बिन अहमद सरहिंद। उससे आपको मरवाएंगे एक चाट, है हल्ला ने।
काइन पढ़ते हैं। बैठिए, चलिए हो गया, रिवीजन भी हो गया, क्वेश्चन भी पूछ लिए। चलिए आ जाइए, अब हटा दीजिए, कमेंट हटा दीजिए। हम देख रहे हैं, हम विद्यार्थी को रीड कर रहे हैं, इधर हम मारना बंद कर दिए, विद्यार्थी पढ़ना छोड़ दिया है। ठीक है, तो मारना फिर से शुरू कर रहे हैं, समझे। फिर से अब चलेगा फट्टा। अब धीरे धीरे जो है क्लास को 1.25 घंटा का करेंगे, 15 मिनट पूछबे करेंगे, फटिएबे करेंगे डेली। क्लास 1.5 घंटा का रहेगा, 15 मिनट फटियाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, आ जाइए। तो हम लोग कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मध्यकालीन है। मोबाइल लेकर के फोन रिसीव कीजिए, पता ना आजकल बड़ी फोन आता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। हम आपको जब ये चैप्टर पिछले क्लास में प्रारंभ किए थे तो हम आपको ये बात बताए थे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। और इसमें हम लोग साहित्यिक स्रोत को जान रहे थे, हाँ या ना। और देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कहने के लिए 9 से 10 चैप्टर है, लेकिन मूल तौर पर 2 ही चैप्टर है। एक दिल्ली सल्तनत, दूसरा मुगल काल। एक दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुगल काल। तो अभी हम लोग साहित्य जान रहे थे, यानी कौन कौन से ऐसे साहित्य है जिस साहित्य से हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। उन साहित्यों में हमने आपके साथ तारीख फिरोज शाही, किताबुल रेहला, किताबुल हिंद जैसे साहित्यों की चर्चा हमने आपके साथ किया। इन साहित्यों के अलावे और भी कई सारे साहित्य है जो हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जो और भी कई सारे साहित्य है जो हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। उन साहित्यों में एक साहित्य है, उसका नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। उन साहित्यों में एक नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखिए मत, हे भगवान, हम लिखते हैं बोर्ड पे, आप लोग भी लिखना शुरू कर देते हैं आदत से। मत लिखिए, लिखने का टाइम नहीं देते हैं, हम नहीं लिखाते हैं। जब लिखने का टाइम देते हैं, हम लिखाते हैं तो सुनिए ना, नहीं तो लिखिएगा तो लिखिए ना, लिखाइए देते हैं। ठीक है, लिखिए लीजिएगा तो सुनिएगा ना, थोड़ा सा सुनिए ना। वाह महाराज, अजीब हाल है आप लोग का। फुतुहात ए फिरोज शाही। देखिए, मध्यकाल में जो दिल्ली सल्तनत का शासन रहा है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश के शासकों ने शासन किया है। और तुगलक वंश के शासकों में एक शासक हुए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को उनकी नीतियों की वजह से सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक का जो शासन प्रबंधन था, फिरोज शाह तुगलक ने अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर जो सैन्य अभियान किया, उन विषयों के
बारे में जानकारी हमें फुतुहात फिरोज शाही देता है। तो बात अगर फुतुहात फिरोज शाही नामक साहित्य की करे तो यह साहित्य हमें मूल तौर पर अगर देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और साथ ही साथ अगर इस साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो यह जो साहित्य है, इस साहित्य की रचना भी फिरोज शाह तुगलक ने ही किया है। इस साहित्य की रचना फिरोज शाह तुगलक ने किया है और इससे हमें फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के विषय में जानकारी भी प्राप्त होता है। फिरोज शाह तुगलक का जो शासन प्रबंधन था, फिरोज शाह तुगलक ने जो सैन्य अभियान किया अपने साम्राज्य विस्तार करने को लेकर, ये तमाम प्रकार की जानकारियां हमें इस साहित्य से प्राप्त होती है। इसके बाद अगला साहित्य है तारीख-ए-शाही। तारीख-ए-शाही, देखिए आप सब लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले राजवंशों में एक राजवंश लोधी वंश है, हाँ या ना? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंश के शासकों ने शासन किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले राजवंशों में जो लोधी वंश है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले राजवंशों में जो लोधी वंश है, लोधी वंश के इतिहास के विषय में जानकारी हमें तारीख-ए-शाही नामक साहित्य प्रदान करता है। और जो तारीख-ए-शाही है, इसके रचयिता है अहमद यादगार। तारीख-ए-शाही नामक साहित्य है, इस साहित्य के रचयिता की अगर हम लोग बात करें तो इस साहित्य के रचयिता है अहमद यादगार। अहमद यादगार, अहमद यादगार। फिर इसके बाद आपको एक साहित्य है फतवा-ए-जहांदारी। एक साहित्य है, उसका नाम है फतवा-ए-जहांदारी। फतवा-ए-जहांदारी, फतवा-ए-जहांदारी नामक साहित्य की अगर हम लोग बात करें, फतवा-ए-जहांदारी नामक साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो जो फतवा-ए-जहांदारी नामक साहित्य है, इस साहित्य की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया है। जियाउद्दीन बर्नी, जिस जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख-ए-फिरोज शाही नामक साहित्य की रचना की थी, वही जियाउद्दीन बर्नी जो है फतवा-ए-जहांदारी नामक साहित्य की भी रचना किया है। जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। और देखिए आपको जो फतवा-ए-जहांदारी नामक साहित्य है, यह विशेष तौर पर हमें तुगलक वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तुगलक वंश, यह साहित्य हमें विशेष तौर पर तुगलक वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फतवा-ए-जहांदारी के बाद अगला साहित्य अगर हम लोग देखें तो अगला एक साहित्य है ज़ैनुल अखबार। ज़ैनुल अखबार, अगर बात हम लोग ज़ैनुल अखबार की करें तो जो ज़ैनुल अखबार नामक साहित्य है, इस साहित्य की रचना आपको अबी सईद नामक विद्वान ने किया था। अबी सईद, अबी सईद नामक विद्वान ने किया था। अबी सईद नामक विद्वान ने किया था। और विशेष तौर पर इस साहित्य से हमें महमूद गजनबी के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। जो महमूद गजनबी 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक लगातार भारत पर 17 बार आक्रमण किया और भारत को लूटने का काम किया, वही महमूद गजनबी के विषय में इस साहित्य से हमें जानकारी प्राप्त होता है। अब अगर आप बात करेंगे सल्तनत कालीन विद्वानों में, तो सल्तनत कालीन विद्वानों में ऐसे तो कई विद्वानों का नाम आता है, लेकिन सल्तनत कालीन सभी विद्वानों में जो सबसे महान विद्वान हुए या जिसका नाम अग्रिम पंक्ति में आता है, उसका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। और जब आप अमीर खुसरो के विषय में पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो अमीर खुसरो नामक विद्वान थे, ये बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के दरबार में रहे थे। अमीर खुसरो सुल्तान बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के दरबार में रहे थे। अमीर खुसरो की जो तमाम रचनाएं हैं वो हमें सल्तनत काल के विषय में जानकारी देता है। वो हमें बलबन के विषय में, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में, मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अमीर खुसरो की कई सारी रचनाएं हैं, जैसे तुगलकनामा,
खजायनुल फुतूह, ये सब अमीर खुसरो की रचना है। तो तुगलकनामा हो गया, खजायनुल फुतूह हो गया, फुतूह हो गया। ये तमाम ऐसी रचनाएं हैं जिसकी रचना अमीर खुसरो ने किया है, और अमीर खुसरो के द्वारा रचित इन साहित्यों से हमें, अमीर खुसरो के द्वारा रचित इन साहित्यों से हमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, तीनों वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। गुलाम वंश के शासक बलबन, खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इन सभी के विषय में जानकारी हमें इन साहित्यों से प्राप्त होता है। ठीक है, अब नीचे से लिखिए, फटाफट लिखिए। लिखिए लिखिए, जहां पर आप लिख रहे थे वहां से आगे लिखिएगा। फुतुहात-ए फिरोज शाही, बोर्ड पे लिखा हुआ है सब चीज। फुतुहात-ए फिरोज शाही, फुतुहात-ए फिरोज शाही, इसकी रचना इसकी रचना इसकी रचना फिरोज शाह तुगलक ने किया है। इसकी रचना फिरोज शाह तुगलक ने किया है, फिरोज शाह तुगलक ने किया है। इस साहित्य से हमें इस साहित्य से हमें इस साहित्य से हमें इस साहित्य से हमें फिरोज शाह तुगलक के इस साहित्य से हमें फिरोज शाह तुगलक के शासन प्रबंधन और सैन्य अभियान के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, और सैन्य अभियान के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, और सैन्य अभियान के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, और सैन्य अभियान के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, और सैन्य अभियान के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। नेक्स्ट, तारीख-ए शाही। नेक्स्ट हेडिंग मारिए, तारीख-ए शाही, तारीख-ए शाही। तारीख-ए शाही डैश देकर, इसकी रचना अहमद यादगार ने किया है। 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 अहमद यादगार ने किया है। इस साहित्य से हमें लोदी वंश के इस साहित्य से हमें लोदी वंश के इस साहित्य से हमें लोदी वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। इस साहित्य से हमें लोदी वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। लोदी वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। नेक्स्ट, फतवा-ए-जहांदारी। नेक्स्ट, फतवा-ए-जहांदारी। नेक्स्ट, फतवा-ए-जहांदारी। 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 फतवा-ए-जहांदारी लिखिएगा।
फतवा जहांदारी। इस साहित्य की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया है। इस साहित्य की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया है। फतवा जहांदारी डैश देकर इस साहित्य की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया है। जियाउद्दीन बर्नी ने किया है। नेक्स्ट, जैनुल अखबार। जैनुल अखबार, जैनुल अखबार डैश देकर इस साहित्य की रचना, इस साहित्य की रचना अबी सईद ने किया है। अबी सईद ने किया है। इससे हमें महमूद गजनबी के, इससे हमें महमूद गजनबी के इससे हमें महमूद गजनबी के शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। इससे हमें महमूद गजनबी के शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। नेक्स्ट, तुगलकनामा और खजायन उल फुतूह। नेक्स्ट, तुगलकनामा और खजायन उल फुतूह, बोर्ड पे लिखा हुआ है। तुगलकनामा और खजायन उल फुतूह दोनों अलग अलग साहित्य है। तुगलकनामा और खजायन उल फुतूह डैश देकर हाय। तुगलकनामा और खजायन उल फुतूह डैश देकर इसकी रचना, इसकी रचना अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो ने किया है। आगे उसी में अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो बलबन से लेकर अमीर खुसरो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के दरबार में रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक तक के दरबार में रहे थे, जिस कारण ढढ़ कमेंट आ रहा है। हो क्या कमेंट कर रहा है उसमें, क्या कमेंट कर रहा है इस, कोई जरूरी ना, कोई जरूरी ना। कोई भी एक बैच कीजिए, देखिए फाउंडेशन कीजिए, टारगेट कीजिए, कोई भी एक बैच कीजिए, बाद बाकी जितना स्टडी मटेरियल मिला है उसका बार बार रिवीजन करते रहिए और करंट से जो है अपने आप को जोड़ के रखिए बस, ठीक है। करंट, अरे कोई मासिक दर्पण और पढ़िए, ठीक है। देखिए डेली 1 घंटा 1.5 घंटा का करंट का वीडियो देखना ही हमको नहीं सही लगता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा फायदामंद भी नहीं होता है। ये जो कहिएगा आप बहुत ज़्यादा फायदामंद होगा, हमको ऐसा नहीं लगता है। हमको लगता है, जानते हैं, आज तक हम जितना भी करंट का बुक पढ़े हैं, हमको दृष्टि का जो मासिक वाला आता है हमको पता नहीं बहुत अच्छा लगता है। और उससे क्वेश्चन सब भी देखते हैं, टेली करता है। तो दृष्टि का जो मंथली मैगजीन आता है करंट का, उसको कीजिए, काफ़ी अच्छा मैगजीन है। जैसे 1 माह का लिए, पूरे 1 माह कर लिए, उससे अपना शॉर्ट नोट बना लिए,
समझे, वो ज़्यादा बेटर है हमको लगता है परीक्षा के लिहाज से। ऐसे मनोरंजन के लिए तो आप अपना यूट्यूब पे वीडियो देखते रहिए, वो अलग बात है, समझ गए। तो अगर पढ़ना है, सच में पढ़ना है, तो मैगजीन लेकर के मंथली पढ़िए, उससे बेहतर कुछ नहीं है। मनोरंजन करना है तो यूट्यूब तो मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन है, ये है, समझे, अपना करते रहिए, ठीक है। पढ़ना है तो मैगजीन पढ़िए। किताब से आप चीज़ों को पढ़ के अपना से नोट बनाते हैं और तब आप जो उसका रिवीजन करते हैं, इसमें जो फायदा है ना, इससे ज़्यादा फायदा किसी चीज़ में ना है, समझे। मोबाइल का पढ़ाई मोबाइल में रह जाता है, पीडीएफ का पढ़ाई पीडीएफ में रह जाता है। हम अभी तक पीडीएफ देना फाउंडेशन बैच के बच्चा को क्यों नहीं शुरू किए? हम कभी फाउंडेशन बैच के बच्चा को पीडीएफ नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे पीडीएफ। टारगेट वाला को देते हैं, टारगेट तो बच्चा ये सोच करके आता है कि एक बार पढ़ा हुआ है, लेकिन फाउंडेशन की अगर बात करें तो फाउंडेशन तो एकदम जीरो से पढ़ने के लिए आता है। तो फाउंडेशन बैच में हमेशा हम लिखाएंगे, समझ गए। अरे अपना नोट होना चाहिए महाराज, उतना कोरिया बन के क्या कीजिएगा, उतना पीडीएफ पढ़ के क्या कीजिएगा, समझे। अपना अपना होता है, अपना नोट अपना होता है, अपना हैंड रिटेन होता है। आप स्वयं देखिएगा, एगो पीडीएफ याद कीजिएगा, अपना हाथ से लिखा हुआ चीज याद कीजिएगा। हाथ से लिखा हुआ चीज जल्दी याद होगा, पीडीएफ वाला जल्दी याद नहीं होगा, समझे, ये चीज होता है, ठीक है। क्या लिख रहे थे? मोहम्मद बिन तुगलक तक के दरबार में रहे थे, जिस कारण उनकी रचनाओं से हमें जिस कारण उनकी रचनाओं से हमें जिस कारण उनकी रचनाओं से हमें बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक तक के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। उनकी रचनाओं से हमें बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम आपको अभी भी बताए हैं थोड़ा देर पहले, मध्यकाल में 2 चैप्टर, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल। अभी तक हम जितना भी साहित्य की चर्चा आपके साथ किए हैं, ये तमाम ऐसे साहित्य हैं, अभी तक जितना भी साहित्य की चर्चा हम आपके साथ किए हैं, ये तमाम ऐसे साहित्य हैं जो दिल्ली सल्तनत के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जितनी भी साहित्य की चर्चा हमने आपके साथ किया है, किताबुल हिंद से लेकर तुगलकनामा, खजायनुल फुतूह तक, ये सब साहित्य हमें कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत के विषय में जानकारी प्रदान करता है। आगे अब हम जो साहित्यों की चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं, ये वैसे साहित्य होंगे जो मुगलों के विषय में जानकारी प्रदान करता है, मुगल काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जो मुगलों के विषय में जानकारी प्रदान करता है या मुगल काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है, तो अब नीचे से हेडिंग मारिएगा, मुगल कालीन साहित्य। नीचे से हेडिंग मारिएगा, मुगल कालीन साहित्य। और देखिए, एगो बात यहां पर हम और बता देना चाहते हैं आपको। अगर आप बात करेंगे इस चैप्टर की, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर थोड़ा डाटा बेसिस चैप्टर है, डाटा बेसिस चैप्टर है, डाटा है इसमें। लेकिन ये चैप्टर परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से एगो ने एगो क्वेश्चन आइबे करेगा, चाहे जैसे आएगा, निश्चित आएगा।
डाटा काफी है इस चैप्टर में, एक ना एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा, 100% आएगा, समझे। तो महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में आप हेडिंग मार लीजिएगा VVI। इस चैप्टर को सामान्य तौर पर जो है विद्यार्थी इग्नोर करके चलता है, लेकिन आपको इग्नोर करके नहीं चलना है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं और निश्चित तौर पर प्रश्न आते हैं, समझ गए। तो अब आइएगा आप ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आप मुगल काल की बात करेंगे तो मुगल काल में मुगल बादशाह बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक हुए। बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक मुगल बादशाह हुए। बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक मुगल बादशाह हुए। लेकिन मुगल बादशाहों में जो विशेष महत्व है, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक जो मुगल बादशाह हुए उनका महत्व है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मुगल बादशाह का नाम आप सुनिएगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। इतना ही मुगल बादशाह है। सब मुगल बादशाह का नाम हम ले लिए। लेकिन इन मुगल बादशाहों में जो महान मुगल बादशाह हुए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर से लेकर के औरंगजेब के समय तक जो मुगलकालीन साहित्य है, इन मुगलकालीन साहित्यों का काफी महत्व है। बिहार दरोगा परीक्षा 3 बार हुआ है और तीनों बार आप क्वेश्चन बैंक पलट कर देख लीजिएगा, तीनों बार मुगल साहित्य से एगो क्वेश्चन आया है। बिहार दरोगा परीक्षा में मुगल साहित्य से कौन कौन क्वेश्चन आया है, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन आया है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किसके सलाह पर की। एक क्वेश्चन आया है, बादशाह नामा के रचयिता कौन है। यह सब क्वेश्चन बिहार दरोगा परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। बिहार दरोगा का 3 बार परीक्षा हुआ है, 1717, 2446, 2213, और तीनों बार क्वेश्चन पूछा है मुगल साहित्य से। हम 2 ही क्वेश्चन आपको बोले हैं, एक क्वेश्चन मेरे भी ध्यान में नहीं है, ध्यान में आएगा तो हम आपको बता देंगे, और तीनों बार पूछा है। और अगर आप बीपीएससी का भी क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे, अगर 67वीं में पूछा है तो 68वीं में नहीं पूछेगा, 69वीं में फिर पूछेगा, 69वीं में पूछा है तो 70वीं में नहीं पूछेगा, 71वीं में जरूर पूछेगा। तो ये जो टॉपिक है साहित्य, मुगलकालीन साहित्य, बड़ी फेवरेट टॉपिक है बोर्ड का, परीक्षा बोर्ड का, परीक्षा कंडक्ट करवाने वाले बोर्ड का बड़ी फेवरेट टॉपिक है। आप रेलवे का क्वेश्चन बैंक पलट के देखिए, एसएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिए, मुगल साहित्य से संबंधित प्रश्न जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बाबर से लेकर औरंगजेब तक जो बादशाह हुए हैं, इन बादशाहों के समय अलग अलग मुगल साहित्य की रचना हुई है, उसी की चर्चा हम आपको कर रहे हैं। बाबर विद्वान व्यक्ति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, बाबर की मातृभाषा तुर्की हुआ करती थी। तुर्की बाबर की मातृभाषा हुआ करती थी, और बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की भाषा में, अपनी मातृभाषा तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है, जिस आत्मकथा को इतिहास में बाबरनामा कहा जाता है। जिस आत्मकथा को इतिहास में बाबरनामा कहा जाता है, बाबरनामा। और जो बाबरनामा है, यह मूलतः लिखा गया था तुर्की भाषा में, लेकिन बाद के वर्षों में जाकर के इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, इसका फारसी में अनुवाद हुआ। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद लेडेन, रस्किन, श्रीमती बेब्रिज, इन सभी लोगों ने बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। लेडेन, रस्किन, श्रीमती बेब्रिज,
इन सभी लोगों ने बाबरनामा का फारसी भाषा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। फिर बाद के वर्षों में जाकर बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद भी हुआ। और बाबरनामा का जो फारसी भाषा में अनुवाद हुआ, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, खाने खाना ने किया था। और अगर आप बात बाबरनामा की करेंगे तो बाबर ने बाबरनामा में अपने समकालीन भारत के हिंदू शासक, भारत के मुस्लिम शासक, बाबर 1526 में भारत पर आक्रमण किया था। और जब बाबर 1526 में भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत में हिंदू राजा, मेवाड़ के शासक राणा सांगा, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय, ये सब उस समय भारत के हिंदू शासक हुआ करते थे। मेवाड़ के शासक राणा सांगा, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की चर्चा बाबरनामा में देखने को मिल जाएगा। और बाबरनामा में बाबर ने यह कहा है कि बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वह कृष्णदेव राय था। वह कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय था। बाबर ने इन हिंदू शासकों के अलावा उस समय भारत में जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे उनकी भी चर्चा बाबर ने अपनी आत्मकथा में किया है। और बाबर ने अपनी आत्मकथा ही नहीं लिखा है बल्कि बाबर के गुरु हुआ करते थे, उसका नाम था उबैदुल्लाह अहरारी। बाबर के गुरु हुआ करते थे, बाबर के गुरु का नाम था उबैदुल्लाह अहरारी। उबैदुल्लाह अहरारी। और बाबर के गुरु का नाम जो उबैदुल्लाह अहरारी हुआ करता था, बाबर ने अपने गुरु उबैदुल्लाह अहरारी के सम्मान में उबैदुल्लाह अहरारी के जीवन के ऊपर ही एक पुस्तक लिखने का काम किया जिसे रिसाले वालिदिया कहा जाता है। जिसे रिसाले वालिदिया कहा जाता है। रिसाले वालिदिया यानी कहने का मतलब यह हुआ कि रिसाले वालिदिया के रचयिता बाबर है। रिसाले वालिदिया के रचयिता बाबर है। और बाबर ने रिसाले वालिदिया की रचना अपने गुरु उबैदुल्लाह अहरारी के सम्मान में किया। अपने गुरु उबैदुल्लाह अहरारी के सम्मान में किया। तो यहां तक चीजों को अब लिखिए पहले आप, फिर आगे बढ़ जाएंगे। लिखिएगा, लिखिएगा बाबरनामा। बाबरनामा या तुजू के बाबरी। बाबरनामा को ही तुजू के बाबरी भी कहा जाता है। अब ये नहीं कि तुजू के बाबरी दे दे तो अकबका जाइएगा, ये तो हम जानबे नहीं करते हैं। बाबरनामा और ऑब्लिक, ऐसे ऑब्लिक दे दीजिएगा और लिख लीजिएगा तुजू के बाबरी। दोनों एक ही बात है। बाबरनामा और ऑब्लिक देकर के तुजू के बाबरी, तुजू के बाबरी लिख लीजिएगा डैश देकर। अब इस साहित्य की रचना मुगल बादशाह बाबर ने इस साहित्य की रचना मुगल बादशाह बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की भाषा में लिखा। अपनी मातृभाषा तुर्की भाषा में लिखा। अपनी मातृभाषा तुर्की भाषा में लिखा। तुर्की भाषा में लिखा। अपनी मातृभाषा तुर्की भाषा में लिखा।
तुर्की भाषा में लिखा। बाद के वर्षों में जाकर बाद के वर्षों में जाकर बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद लेडेन बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेडेन कोमा रस्किन कोमा श्रीमती बेब्रिज ने किया। बेब्रिज ने किया नहीं की, श्रीमती बेब्रिज ने की, फुल स्टॉप, ने की, फुल स्टॉप। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया। अब्दुल रहीम खाना ने किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में अपने समकालीन भारत के हिंदू और मुस्लिम शासकों का वर्णन किया। बाबर के समकालीन हिंदू शासक बाबर के समकालीन भारत के हिंदू शासक मेवाड़ के राणा सांगा मेवाड़, हे भगवान, मेवाड़ के राणा सांगा और विजयनगर के कृष्णदेव राय थे। बाबर ने अपने समकालीन
शासकों में शासकों में शासकों में भारत का सबसे महान शासक, भारत का सबसे महान शासक, भारत का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय को बतलाया, भारत का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय को बतलाया, भारत का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय को बतलाया। आगे अगला पॉइंट लिखिएगा स्टार मार के। लिखिएगा बाबर ने अपने गुरु, नेक्स्ट पॉइंट अगला पॉइंट लिखिएगा, बाबर ने अपने गुरु बाबर ने अपने गुरु उबैदुल्ला अहरारी के सम्मान में, बाबर ने अपने गुरु उबैदुल्ला अहरारी के सम्मान में बाबर ने अपने गुरु उबैदुल्ला अहरारी के सम्मान में रिसाले वालिदिया, रिसाले वालिदिया बोर्ड पे लिखा हुआ है, रिसाले वालिदिया, रिसाले वालिदिया नामक साहित्य की रचना किया, रिसाले वालिदिया नामक साहित्य की रचना किया, रिसाले वालिदिया नामक साहित्य की रचना किया, रिसाले वालिदिया नामक साहित्य की रचना किया। चलिए लिख लिए। चलिए ये तो बाबर हो गया, बाबर के बाद हुमायूं, ठीक है हुमायूं। देखिए ध्यान दीजिएगा, मुगल बादशाह हुमायूं, बाबर के बाद मुगल बादशाह हुमायूं बना था, और बाबर के बाद जो अगले मुगल बादशाह हुमायूं बने थे, अगर बात हम लोग हुमायूं की करें तो हुमायूं के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें हुमायूं नामा नामक साहित्य से मिलती है। हुमायूं के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें हुमायूं नामा नामक साहित्य से मिलती है, हुमायूं नामा। और जो हुमायूं नामा नामक साहित्य है, हुमायूं नामा नामक साहित्य की रचना गुलबदन बेगम ने की है, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम की अगर हम लोग बात करें तो जो गुलबदन बेगम थी, ये बाबर की बेटी, हुमायूं की बहन और अकबर की बुआ, बाबर की बेटी, हुमायूं की बहन और अकबर की बुआ थी आपको गुलबदन बेगम। विदुषी महिला थी, विद्वान महिला थी। और मुगल बादशाह अकबर, अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नामक साहित्य की रचना की है। अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नामक साहित्य की रचना की है। और ऐसा नहीं था कि हुमायूं विद्वान नहीं था, हुमायूं भी विद्वान था। बात अगर हुमायूं की करें तो हुमायूं के द्वारा भी तुर्की भाषा में दीवान नामक साहित्य की रचना की गई थी। हुमायूं के द्वारा जो है तुर्की भाषा में दीवान नामक साहित्य की रचना की गई थी। और हुमायूं नामा और दीवान नामक साहित्य ही नहीं बल्कि और भी कई सारे साहित्य है जो हुमायूं के विषय में हमें जानकारी प्रदान करता है। और भी जो कई सारे साहित्य है जो हुमायूं के विषय में हमें जानकारी प्रदान करता है, उसमें एक है तारीख रसीदी, तारीख रसीदी, तारीख रसीदी। इसके बाद दूसरा है कानून हुमायूनी, कानून हुमायूनी। कानून हुमायूनी। फिर एक है तज़किरात उल वाक़ियात, एक है तज़किरात उल वाक़ियात। ये तमाम ऐसे साहित्य है जो हमें हुमायूं के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसमें अगर आप बात करेंगे तारीख रसीदी की, तो तारीख रसीदी नामक साहित्य की रचना मिर्जा हैदर दुगलात ने किया था, मिर्जा हैदर दुगलात ने।
मिर्जा हैदर दुगलात ने किया था। कानून हुमायूनी की रचना खुंदमीर ने किया था। खुंदमीर नामक विद्वान ने किया था। और तज़किरातुल वाक़ियात नामक साहित्य की रचना खुंदमीर और जोहर नामक विद्वान ने किया था। खुंदमीर और जोहर। खुंदमीर और जोहर नामक विद्वान ने जो है आपको तज़किरातुल वाक़ियात नामक साहित्य की रचना किया था। ये तमाम ऐसे साहित्य है जो हमें हुमायूं के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब इसमें अगर आप तारीख रसीदी की बात करेंगे तो ये साहित्य हमें बाबर और हुमायूं दोनों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जब आगे आप मुगल काल पढ़ेंगे, मुगल काल के अंतर्गत जब हम आपको हुमायूं पढ़ाएंगे तो हुमायूं पढ़ाने के क्रम में हम आपको एक कन्नौज का युद्ध पढ़ाएंगे। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई और फिर हुमायूं को भारत से बाहर जाना पड़ा था। तो यह जो तारीख रसीदी है यह हमें बाबर से लेकर कन्नौज के युद्ध तक के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फिर कानून हुमायूनी की अगर हम लोग बात करें तो जो कानून हुमायूनी नामक साहित्य है, जब हुमायूं बादशाह बना था तो हुमायूं बादशाह बनने के बाद कई सारे कानून लागू किए थे, कई सारे अध्यादेश जारी किए थे। तो हुमायूं बादशाह बनने के बाद जो कई सारे अध्यादेश जारी किए थे, कई सारे कानून लागू किए थे, हुमायूं के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश और कानून के विषय में जानकारी हमें कानून हुमायूं नामक साहित्य प्रदान करता है। ठीक है, लिखना प्रारंभ कीजिए। हुमायूं नामा। लिखिएगा हुमायूं नामा। लिखिएगा। इस साहित्य से हमें हुमायूं के विषय में हुमायूं के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होता है। इस साहित्य से हमें हुमायूं के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होता है। इसकी रचना गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर की। इसकी रचना गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर की। फुल स्टॉप। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी कोमा हुमायूं की बहन। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी कोमा हुमायूं की बहन और अकबर की बुआ हुआ करती थी। अकबर की बुआ हुआ करती थी। आगे स्टार मार के लिखिएगा। हुमायूं ने, आगे स्टार मार के लिखिएगा। हुमायूं ने तुर्की भाषा में दीवान नामक साहित्य की रचना किया। हुमायूं ने तुर्की भाषा में दीवान नामक साहित्य की रचना किया। हुमायूं ने तुर्की भाषा में दीवान नामक साहित्य की रचना किया।
आगे तारीख रसीदी, तारीख रसीदी, तारीख रसीदी लिखिएगा। इसकी रचना मिर्जा हैदर दुगलात ने किया। इसकी रचना मिर्जा हैदर दुगलात ने किया। फुल स्टॉप। यह साहित्य कन्नौज के युद्ध का सजीव वर्णन करता है। यह साहित्य कन्नौज के युद्ध का सजीव वर्णन करता है। यह साहित्य कन्नौज के युद्ध का सजीव वर्णन करता है। यह साहित्य कन्नौज के युद्ध का सजीव वर्णन करता है। कन्नौज के युद्ध का सजीव वर्णन करता है। फुल स्टॉप। आगे कानून हुमायूनी। कानून हुमायूनी इसकी रचना खोंदमीर नामक विद्वान ने किया है। बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसकी रचना खोंदमीर नामक विद्वान ने किया है। इसकी रचना खोंदमीर नामक विद्वान ने किया है। खोंदमीर नामक विद्वान ने किया है। इसकी रचना खोंदमीर नामक विद्वान ने किया है। खोंदमीर नामक विद्वान ने किया है। इस साहित्य से हमें इस साहित्य से हमें हुमायूं के द्वारा हुमायूं के द्वारा जारी किए गए नियम कानून और अध्यादेश के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। इस साहित्य से हमें हुमायूं के द्वारा जारी किए गए नियम कानून और अध्यादेश के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। नियम कानून और अध्यादेश के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। नियम कानून और अध्यादेश के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। नेक्स्ट तज़किरातुल वाक़ियात। तज़किरातुल वाक़ियात तज़किरातुल वाक़ियात डैश देकर। इस साहित्य की रचना खोंदमीर और जौहर जैसे विद्वानों ने किया है। इस साहित्य की रचना खोंदमीर और जौहर जैसे विद्वानों ने मिलकर किया है। इस साहित्य की रचना खोंदमीर और जौहर जैसे विद्वानों ने मिलकर किया है। इस साहित्य की रचना खोंदमीर और जौहर जैसे विद्वानों ने मिलकर किया है। ठीक है, चलिए ये हुमायूं कालीन साहित्य हो गई। ये सब साहित्य हमें हुमायूं के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब हुमायूं के बाद अगला मुगल बादशाह बना था, उसका नाम था अकबर। तो अब बात करेंगे हम लोग अकबर के विषय में। देखिए ध्यान दीजिएगा। अकबर, आपको एक विद्वान हुआ करता था अब्बास खां शेरवानी। एक विद्वान हुआ करता था अब्बास खां शेरवानी। अकबर के आग्रह पर अब्बास खां शेरवानी ने अकबर को लेकर एक साहित्य लिखा जिसे तोहफा-ए-अकबर शाही कहा जाता है। जिसे तोहफा-ए-अकबर शाही कहा जाता है।
अकबरकालीन बहुतों साहित्य है। अकबरकालीन साहित्यों में एक साहित्य है, उसका नाम है तोहफा-ए अकबर शाही। तोहफा-ए अकबर शाही। अगर बात हम लोग तोहफा-ए अकबर शाही नामक साहित्य की करें तो जो तोहफा-ए अकबर शाही नामक साहित्य है, इस साहित्य की रचना अब्बास खां शेरवानी ने किया। अब्बास खां शेरवानी। और अकबरकालीन जितने भी साहित्य है, अकबरकालीन जितने भी साहित्य है, उन साहित्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है वह है आपको अकबरनामा। अकबरनामा। बात अगर आप अकबरनामा की करेंगे तो जो अकबरनामा है, अकबरनामा ही एक ऐसा साहित्य है जो हमें तैमूर से लेकर अकबर तक के विषय में जानकारी प्रदान कर देता है। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया। बाबर तैमूर का वंशज था। मतलब जो अकबरनामा है, अकबर के पूरे वंश वृक्ष के विषय में जानकारी दे देता है। पूरे वंश वृक्ष के विषय में जानकारी देता है। अकबरनामा की अगर हम लोग बात करें तो जो अकबरनामा है, इसकी रचना अकबर के दरबार में रहने वाले विद्वानों में से अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल ने। किसने किया था? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना किया था। और जो अकबरनामा है, इसको 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में यह बटा हुआ है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। देखिए, अकबरनामा का ही जो तीसरा भाग है वह आईने अकबरी कहलाता है। अकबरनामा का ही जो तीसरा भाग है वही आपको आईने अकबरी कहलाता है। आईने अकबरी कहलाता है। और बात अगर हम लोग आईने अकबरी की करें तो आईने अकबरी के रचयिता भी अबुल फजल को ही माना जाता है। देखिए, अब जहां तक सवाल है अकबरनामा के पहले भाग की, तो जो अकबरनामा का पहला भाग है यह हमें तैमूर से लेकर बाबर, हुमायूं और अकबर के प्रारंभिक शासनकाल तक के विषय में जानकारी अकबरनामा का पहला भाग देता है। फिर अकबरनामा का जो दूसरा भाग है, अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक जो शासन किया है, अकबर के संपूर्ण शासनकाल के विषय में जानकारी दूसरा भाग देता है। और अकबरनामा का जो तीसरा भाग है यही आपको आईने अकबरी कहलाता है। और अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल है, तो इसका तीसरा भाग जो आईने अकबरी है, इसके भी रचयिता कौन है? अबुल फजल ही है। समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा। तोहफा-ए अकबर शाही। 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 अकबर के कहने पर अब्बास खां शेरवानी ने इस साहित्य की रचना की है। नेक्स्ट अकबरनामा। इसकी रचना अबुल फजल ने किया है। अकबरनामा, हेडिंग मारिए अकबरनामा, आगे हेडिंग मारिए अकबरनामा डैश देकर। इसकी रचना अबुल फजल ने किया है। इसकी रचना अबुल फजल ने किया है। इस साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है।
इस साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है, फुल स्टॉप। इस साहित्य का तीसरा भाग ही आईने अकबरी कहलाता है। इस साहित्य का तीसरा भाग ही आईने अकबरी कहलाता है। इस साहित्य का तीसरा भाग ही आईने अकबरी कहलाता है। इस साहित्य का तीसरा भाग ही आईने अकबरी कहलाता है। इस साहित्य का तीसरा भाग ही आईने अकबरी कहलाता है। इस साहित्य का तीसरा भाग ही आईने अकबरी कहलाता है, जिसके रचयिता भी अबुल फजल को ही माना जाता है। जिसके रचयिता भी अबुल फजल को ही माना जाता है। जिसके रचयिता भी अबुल फजल को ही माना जाता है। जिसके रचयिता भी अबुल फजल को ही माना जाता है। जिसके रचयिता भी अबुल फजल को ही माना जाता है। चलिए आगे तो क्वेश्चनों आंसर करवाना है, ठीक है। तो आ जाइए, सबसे पहले आज जितना बताए हैं याद कर लेते हैं। और दूसरा सेशन लगा हुआ है ना जी, जैसे याद करवा देंगे वैसे ही काट करके दूसरा सेशन लगा देना है। रुक जाइए अभी, ठीक है। आइए याद करते हैं सब लोग। बोलिएगा, बोलने से याद होता है, ठीक है। बोलने से क्या होता है, तो बोलिएगा ना। हाँ, फुतुहात फिरोज शाही के रचयिता, फुतुहात फिरोज शाही के रचयिता, फुतुहात फिरोज शाही के रचयिता, तारीख शाही के रचयिता, तारीख शाही के रचयिता, तारीख शाही के रचयिता, फतवाए जहांदारी के रचयिता, फतवाए जहांदारी के रचयिता, फतवाए जहांदारी के रचयिता, जैनुल अखबार के रचयिता, जैनुल अखबार के रचयिता, जैनुल अखबार के रचयिता, तुगलकनामा के रचयिता, तुगलकनामा के रचयिता, खजायानुल फुतू के रचयिता, खजायानुल फुतू के रचयिता। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा कौन भाषा में लिखा, बाबरनामा के रचयिता, बाबरनामा के रचयिता कौन भाषा में लिखा गया, कौन भाषा में? अच्छा, बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने, फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? आए, बाबर के गुरु का नाम उबैदुल्लाह अहरारी। बाबर के गुरु का नाम, बाबर के गुरु का नाम, बाबर के गुरु का नाम। बाबर ने अपने गुरु के सम्मान में कौन सा साहित्य लिखा, कौन सा साहित्य लिखा है? हुमायूं नामा की रचना किसने की है? हुमायूं नामा की रचना किसके कहने पर? अकबर। किसके कहने पर? हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर? हुमायूं ने तुर्की भाषा में कौन साहित्य लिखा? हुमायूं ने तुर्की भाषा में कौन साहित्य? तारीख रसीदी के रचयिता, तारीख रसीदी के रचयिता, तारीख रसीदी के रचयिता, कानून हुमायूनी की रचयिता, कानून हुमायूनी की रचयिता, कानून हुमायूनी की रचयिता, तज़किरातुल वाक़ियात के रचयिता, तज़किरातुल वाक़ियात के रचयिता, तज़किरातुल वाक़ियात के रचयिता, तोहफा अकबर शाही के रचयिता, तोहफा अकबर शाही के रचयिता, तोहफा अकबर शाही के रचयिता। चलिए, अकबरनामा की रचना किसने किया? अकबरनामा की रचना, अकबरनामा की रचना, अकबरनामा का तीसरा भाग क्या कहलाता, क्या कहलाता है? आईने अकबरी के रचयिता, आईने अकबरी के रचयिता अबुल, याद हुआ इतना? अब देखिए, प्राचीन का ऑब्जेक्टिव बाकी है ना जी, डेली प्राचीन का ऑब्जेक्टिव कराते हैं ना जी। हाँ, तो ऑनलाइन वाले लोग, क्लास खत्म नहीं हुआ है, जो लोग प्राचीन और मध्यकालीन दोनों पढ़े होंगे उनको दिक्कत नहीं होगा, जो मध्यकालीन पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत हो सकता है। तो जो मध्यकालीन पढ़ रहे हैं, जब तक प्राचीन का इतिहास खत्म नहीं हो जाता है तब तक मध्यकालीन 1 से सवा घंटा चलेगा, प्राचीन का इतिहास खत्म हो जाएगा तब पूरा का पूरा 1.5 घंटा चलेगा। तो अब जो